रोलिंग मोशन हम लोग स्टार्ट किए हैं। रोलिंग मोशन, ये क्या होता है रोलिंग मोशन? तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को कंबाइनली हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब अगर एक स्फेरिकल बॉडी है और वो सीधा स्लाइड करते हुए जाता है, ऐसे घिसाई करते हुए, घिसते हुए इस पे सरफेस पे जा रहा है ऐसे आगे की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल में इस बॉडी के हर एक पार्टिकल की सेम वेलोसिटी होती है। जैसे पार्टिकल 1, 2, ये 1 जितना आगे जा रहा है 2 भी उतने ही स्पीड से आगे जा रहा है, ये बेस भी उतने ही स्पीड से आगे जा रहा है। हर एक इसका पार्टिकल, अगर ये स्फीयर नहीं बनकर अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा भी बनाते और इसको स्लाइड करते तो इसका हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जाता है। 1, 2, 3 सबकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी सेम होता है हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी, तो उसको प्योर ट्रांसलेशनल बोलते। और रोटेशनल करते समय क्या होता है कि एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो इसका पार्टिकल नंबर 1 जो है वो छोटे सर्कल में घूम रहा है तो इसकी कम स्पीड होती है, और जो किनारे होता है उसका ज़्यादा स्पीड होता है। और हर एक पार्टिकल एक कॉमन सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है प्योर रोटेशन में। और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है, जो एकदम सेंटर है, एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो पॉइंट रेस्ट पे होता है। जबकि ट्रांसलेशन में सेंटर भी आगे चल रहा है उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से इंडिविजुअल पार्टिकल चल रहे हैं स्लाइड करते हुए। तो ट्रांसलेशन ये समझ लिए थे हम लोग, ट्रांसलेशन में हर एक पार्टिकल मूव करता है, सेंटर वाला भी मूव करता है, जबकि रोटेशन में सेंटर वाला नहीं मूव करता है, बाकी के पार्टिकल मूव करते हैं और सबकी अलग अलग वेलोसिटी होती है। अभी इसमें हम लोग को आज के लेक्चर में ये हम सीखने वाले हैं कि अगर ये पार्टिकल कर रहा है रोलिंग मोशन, मतलब आगे भी बढ़ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग VCM लिख देते हैं। तो क्या हर एक पार्टिकल इसमें, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इसको बोलते हैं, कि ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। तो इसके डिफरेंट पार्टिकल पे फोकस कीजिए। पार्टिकल नंबर 1 पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। तो ट्रांसलेशन की वजह से इसमें आगे जाने की एक पॉसिबिलिटी है, ये आगे इसमें जा सकता है। अगर ये स्लाइड करता तो जितना स्पीड सेंटर ऑफ मास का था, क्या उतना ही स्पीड इसका भी होता? पूरा ऐसे घिसते हुए चलता तो सबका सेम वेलोसिटी होता। लेकिन अगर ये ओनली रोटेट करता, अगर सेंटर को मैं फिक्स कर देता और ये सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट सिर्फ रोटेट करता, तो उस कंडीशन में इस पार्टिकल नंबर 1 के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और होता, टेंजेंट की तरफ, और टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है V = R ओमेगा। तो अगर ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या R ओमेगा हो जाता, R ओमेगा, राइट। तो अगर ये बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कर रहा है तो इसमें अब 2 वेलोसिटी आ गया है। एक तो घिसते हुए आगे जाने के कारण, जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल बोल रहे हैं, VCM उसका नाम है, जितने से पूरे बॉडी का सेंटर आगे बढ़ रहा है। और दूसरा ये रोल कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है आगे बढ़ने के साथ, तो उस रोटेशन के कारण इसमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और आ गया है जिसका नाम R ओमेगा है, जिसका फॉर्मूला। तो अब नेट वेलोसिटी इतना बोला जाएगा, ऊपर वाले पार्टिकल का, टॉप मोस्ट पार्टिकल जो है उसका 2 वेलोसिटी है, एक है VCM और दूसरा R ओमेगा। अब जो बेस पे पॉइंट है इसका प्योर रोलिंग एक होता है। प्योर रोलिंग का क्या मतलब होता है? एक टर्म आएगा प्योर रोलिंग, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे घिसना नहीं चाहिए, ये आगे ऐसे रोटेट करना चाहिए ओमेगा से, और ये रोटेट करने के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए ये VCM से, लेकिन यहाँ पे घिसाई नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन, ये जो बेस है, बेस वाले पॉइंट को मैं B लिख दे रहा हूँ, तो ये B पॉइंट जो है ना, ग्राउंड के साथ घिसना नहीं चाहिए, उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। जैसे कार रोड पे मूव एक कर रहा है कार, तो कार का स्लाइड नहीं होना चाहिए, स्लाइडिंग, वो स्मूथली मूव करे, उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। तो जब ये स्लाइड नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? इसमें 2 वेलोसिटी है, ये येलो कलर में वेलोसिटी आगे की तरफ जाने की वेलोसिटी है VCM आगे की तरफ, क्योंकि पूरा बॉडी हिट आगे मूव कर रहा है। साथ ही साथ ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट किसका पॉइंट है? जो मैंने व्हील बनाया है डिस्क जैसा येलो कलर से, उस पर एक पॉइंट B है।
तो ये बी पॉइंट में 2 वेलोसिटी है, आगे जाने की भी टेंडेंसी है इसमें, क्योंकि पूरा चक्का आगे तो ट्रांसलेट तो कर रहा है ना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। और ये चूँकि सर्कुलर जैसा भी कर रहा है पॉइंट बी, इसलिए एक टेंजेंशियल इसमें पीछे की तरफ भी फोर्स है, इस तरफ ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे। तो क्या इसमें इस पॉइंट को 2 इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। जो बी पॉइंट है, ये टायर का नीचे का हिस्सा, इस बी पॉइंट को ये कार आगे मूव कर रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, तो इस बी को ही बोल रहा है कि तू भी चल मेरे साथ आगे। और बी पॉइंट को ये रोटेट कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा टेंजेंशियल पीछे की तरफ आ रहा है, इधर चल। तो ये बी तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना, बी को 2 इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से अगर बी में अगर VCM ज़्यादा हो गया, मतलब आगे जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हुआ और रोटेट कम किया, तो उस केस में यहाँ घिसाई होने लगेगा, रगड़ने लगेगा, सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये ज़्यादा हो गया, आर ओमेगा वाला टर्म ज़्यादा हो गया, टेंजेंशियल वाला वी टेंजेंशियल ज़्यादा हो गया VCM से, तो कार आगे कम बढ़ेगा और ज़्यादा यहीं पे रोल करता घूमता रहेगा, रोटेट ज़्यादा करेगा। जैसे कीचड़ में फंस जाने पे होता है चक्का का, कभी ट्रैक्टर ये सब का चक्का फंस जाता है कीचड़ में, तो आगे नहीं बढ़ पाता है, या आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और ज़्यादा उसी जगह रोटेट करता है, तो उस केस में उसका रोटेशन ज़्यादा होता है और ट्रांसलेशन कम होता है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग होने के लिए कोई ज़्यादा कम दोनों में नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कंडीशन लिखेंगे फॉर प्योर रोलिंग। ऐसे हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे 99% क्वेश्चन प्योर रोलिंग ही होगा, वो घिसाई करने वाला नहीं सिचुएशन होगा। तो इन प्योर रोलिंग VCM इज ऑलवेज इक्वल टू आर ओमेगा, या ये आर ओमेगा क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो VCM टेंजेंशियल वेलोसिटी के, या टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा है, तो आर ओमेगा के इक्वल होता है जब प्योर रोलिंग होता है। तो अभी 2 पॉइंट के बारे में हम लोग समझ लिए कि लोवेस्ट पॉइंट जो है उसमें एक वेलोसिटी लेफ़्ट साइड में है और एक वेलोसिटी राइट साइड में है। VCM आगे था और पीछे की तरफ आर ओमेगा था, और प्योर रोलिंग होना है तो दोनों इक्वल होता है। तो इस तरह से B की नेट वेलोसिटी 0 हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ B अगर पूछेगा एग्जाम में कि क्या है, तो 0 आंसर लिखना है, क्योंकि VCM राइट में और आर ओमेगा लेफ्ट में, और दोनों इक्वल है, इसीलिए नेट वेलोसिटी जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है उसका नेट वेलोसिटी 0 होता है। इसको समझने के लिए एक और मैं यहाँ से इस टाइप का एग्जांपल लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर इसको आपको ऐसे रोटेट करते हुए ले जाना है, तो जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, यानी जो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है वो फिक्स होता है। ठीक है, ये सर्कुलर में भी वैसा ही होगा। ये पूरा बॉडी, इसको एक ट्रायंगल जैसा ऐसे मान लेते हैं, ये जब ऐसे इस तरह से रोल कर रहा होगा आगे की तरफ, तो ये पॉइंट नंबर A और C देखते हैं। A आगे बढ़ेगा और C उसके पीछे पीछे जाएगा, लेकिन B क्या रहेगा थोड़ी देर के लिए रेस्ट में। जब A ग्राउंड पे यहाँ गिर जाएगा आकर A, तो A रेस्ट में फिर होगा और C आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी जो ग्राउंड के कांटेक्ट में पॉइंट रहता है वो कुछ समय के लिए रेस्ट पे रहता है, ग्राउंड वाला पॉइंट। तो इसीलिए जो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 लिखना है। तो 2 पॉइंट तो बहुत आसान है। एक टॉप मोस्ट पॉइंट आसान है, टॉप मोस्ट पॉइंट का A नाम दे देते हैं। इसका नेट वेलोसिटी पूछा जाएगा किसी ऑब्जर्वर से जो ग्राउंड पे खड़ा है, इससे बोला जाएगा कि बता A पॉइंट की क्या वेलोसिटी है। तो ये बोलेगा सर A पॉइंट में एक आगे बढ़ने की वेलोसिटी है VCM, और दूसरा आर ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा ऐसे दिया हुआ है इस सेंस में, यानी ये क्लॉकवाइज सेंस में है, तो आर ओमेगा भी टेंजेंशियल ऐसा ही आएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और बोलेगा कि एक A पॉइंट का वेलोसिटी आप लिख दीजिए VCM प्लस आर ओमेगा, और चूँकि आर ओमेगा इक्वल है VCM के, तो 2 VCM के बराबर हो गया। यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी उसके दुगने वेलोसिटी से टॉप मोस्ट पॉइंट आगे बढ़ेगा एक इंस्टेंट पे। कुछ देर के बाद वो टॉप मोस्ट पॉइंट कोई और बन जाएगा, इधर वाला पार्टिकल कोई C पार्टिकल आ जाएगा उसके जगह पर, तो C का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 VCM नज़र आएगा। जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 2 VCM दिखेगी, और जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट में, उसकी वेलोसिटी कुछ समय के लिए या एक इंस्टेंट के लिए 0 दिखेगी। अब कुछ देर के बाद ये ऐसे रोटेट करेगा ना, तो D यहाँ पे आ जाएगा, D जगह ले लेगा इसका, तो फिर D थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आ जाएगा। फिर E यहाँ पे बैठा है, ये ऐसे रोल करता हुआ आगे जाएगा, तो फिर E ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा कुछ देर के बाद, तो E इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में दिखेगा।
तो ग्राउंड वाला कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट रेस्ट में दिखता है और टॉप मोस्ट वाला सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से दुगने वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। ये 2 पॉइंट तो एकदम इजी वाला है। तीसरा पॉइंट बीच बीच में भी पूछता है कभी कभी, यहाँ वाला पूछेगा कि यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, इसका बताइए कि क्या वेलोसिटी होगा। तो पी पॉइंट का देखते हैं, हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशनल वाला तो आगे ही रहेगा VCM। अभी ये इस सेंस में रोटेट कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, तो इस पी पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। ये ऐसे आप इसको रोटेट करता हुआ कंसीडर करें तो पी पॉइंट तो नीचे ही जा रहा है ना टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये दोनों इक्वल होता है, जितना v है उतना ये भी v ही मान लेते हैं, इसको भी v ही मान लेते हैं। VCM को क्या मैंने माना v, तो ये भी क्या होगा v, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो r ओमेगा है, r ओमेगा वो v के इक्वल होता है प्योर रोलिंग में। तो एक ये v और ये v, दो v आपस में 90 डिग्री पे है, तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होता है तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर। तो इस तरह से पी पॉइंट की वेलोसिटी v√2 आ गई, यानी जो बीच में पॉइंट है ये, इसका वेलोसिटी v/v√2 होता है। वैसे ही इधर भी जो पॉइंट होगा, इधर इसको q नाम दे देते हैं, इसमें आगे जाने का एक v वेलोसिटी होगा और दूसरा टेंजेंशियल ऊपर की तरफ इसका आएगा और ये भी v ही होगा। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा बीच में रिजल्टेंट, और उसका वैल्यू कितना होगा, तो फिर से वही v² + v²√, तो ये भी आ जाएगा v√2। अब डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा बताइए। तो डायरेक्शन निकालना तो वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं कि एक वेक्टर v इधर है सर और दूसरा भी v इधर ही है, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री पे ही होगा क्योंकि दो इक्वल वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा 45 डिग्री पे। अब तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, कौन सा पॉइंट सीख लिए, ए पॉइंट का वेलोसिटी पता चल गया, बी का भी पता चल गया, सी का भी पता चल गया और डी, इन चारों का वेलोसिटी पता चल गया। अगर ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है VCM से, 4 पॉइंट का पता चल गया। 5वां पॉइंट देखिए कौन सा है, ये बीच का कोई भी पॉइंट, इधर का कोई पॉइंट ये ले लेगा, ये बोल देगा इस पॉइंट का वेलोसिटी, पी पॉइंट का वेलोसिटी बताइए क्या हुआ। तो सिंपल है, देखिए ट्रांसलेशन के लिए एकदम राइट वर्ड कर दीजिए VCM। ट्रांसलेशन मतलब समझिए कि ये घिस रहा है, घिसाई करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी आगे VCM ही होगी। और टेंजेंशियल इसका किधर होगा, तो इधर ऐसे टेंजेंट की तरफ होगा r ओमेगा, जिसको बोलते हैं r ओमेगा, और वो फाइनली VCM ही आता है मैग्नीट्यूड में। तो इन दोनों के बीच एंगल अब कितना है, ये एंगल थीटा है। अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल ऐसे मिला दिए, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा एंगल होगा। और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों का सम, ये वाला एंगल यहाँ पे टेंजेंट की तरफ है, तो रेडियस पे टेंजेंट ये क्या होता है 90 होता है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 हो गया। हाँ, कौन कौन सा एंगल मिल गया मुझे, ये एंगल थीटा और ये एंगल 90, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हैं, तो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये एंगल क्या है 90, तो ये एंगल मान लेते हैं कि x है, तो तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए ना ये तीनों, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 और वो x, 90 माइनस थीटा और एक 90 और एक x, तीनों मिला के क्या होना चाहिए 180। तो ये 90 90 क्या हो गया 180 कट जाएगा उधर जाके, तो x बराबर क्या आ जाएगा थीटा, समझ गया। इसलिए इसमें कौन सा एंगल थीटा मुझे मिल गया, ये वाला एंगल, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मुझे क्या मिल गया थीटा। अब दो वेलोसिटी है मेरे पास थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है ऐसे, इससे पूछेंगे कि बताओ उसकी क्या वेलोसिटी है, तो वेक्टर रूल से वो ऐड कर देगा कि सर उसकी वेलोसिटी होगी v² + 2v फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इतना नेट वेलोसिटी जो ग्राउंड पे है उसको नज़र आएगा। एक और केस इसमें आ सकता है कि अभी हम लोग कितना पॉइंट देखिए A सीख लिए, B सीख लिए, C D सीख लिए और P भी सीख लिए, सब कुछ हो गया। अभी कोई बीच में पूछेगा ना, अभी यहाँ पूछ देगा कि इसका वेलोसिटी बताइए Q, ये किनारे किनारे नहीं है, बॉर्डर पे नहीं है, ये बीच में डिस्क का कोई पार्ट है,
और वो बोल देगा कि यहाँ से इसकी दूरी रेडियस के आधा दूरी पे है, आधा या 1/3 जो भी देगा कुछ, तो क्यू पॉइंट का क्या वेलोसिटी होगा। तो फिर से वही काम करेंगे, क्यू पॉइंट में बोलेंगे कि 2 वेलोसिटी होना चाहिए, एक ट्रांसलेशन के कारण आगे की तरफ होना चाहिए VCM, और रोटेशन के कारण लिखेंगे तो इतने ही सर्कल को कंसीडर करेंगे, इतने दूर वाले सर्कल को, इतने दूर वाले को। पूरा बाहर का सर्कल से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इतने दूर का सर्कल का रेडियस r/2 है, और इसका ओमेगा घूमने का स्पीड क्या है, रोटेट करने का ओमेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी इस साइड में होगी वो r ओमेगा तो होगी, लेकिन r इस बार r/2 होगा, r/2 इंटू ओमेगा। तो अब जो क्यू पॉइंट है ना उसका वेलोसिटी होगा, क्यू पॉइंट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो VCM आगे की तरफ और पीछे की तरफ r ओमेगा नहीं, r/2 ओमेगा, और ये r ओमेगा VCM के इक्वल हुआ था। तो अब ये VCM माइनस VCM/2 आ गया, तो इस तरह से आधा VCM हुआ, एक VCM में से आधा VCM माइनस हो गया, तो ये आधा VCM बचा, यानी कि क्यू पॉइंट का वेलोसिटी 0 नहीं, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का आधा नज़र आएगा, यानी VCM/2। हाँ, अगला हम लोग का है काइनेटिक एनर्जी। ये रोलिंग मोशन कहाँ पे हम लोग का हो रहा है, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये चल रहा है। तो इसमें हम लोग वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट का निकालना सीख लिए। अभी हमको काइनेटिक एनर्जी इसका पता करना है। अगर ये एक व्हील है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है VCM से, और ऐसे रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, मतलब रोलिंग करते हुए बढ़ रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़रा लिख कर बताइए। इससे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, लिख के बताओ इसका। तो ये बोलेगा कि सर अगर ये घिसते हुए आगे चलता, ऐसे रोल करते हुए नहीं चलता, स्लाइड करते हुए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता 12 mv²। और अगर वो एक ही जगह रुका हुआ रहता और खाली रोटेट करता, जैसे सीलिंग फैन करता है, तब उसका होता है 12 I⍵², ऐसा होता है। तो अभी ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों का सम होगा, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम। अब इसको और अच्छे से लिखने के लिए एक अलग फॉर्मेट बनाया गया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी क्या लिखा जाएगा, तो 12 mv² एज इट इज़ लिखिए, और ये 12 I जो है ना उसको हम लोग mk² लिख देंगे, I को क्या लिख देना है, mk²। के क्या हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन, और mk² क्या हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लिखते हैं ना mk²। और ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा को लिखते हैं V/R। तो ओमेगा स्क्वायर है इसलिए क्या लिखेंगे, V²/R²। ओमेगा स्क्वायर है इसलिए क्या लिख दिए, V²/R²। अब इसमें से ये जो k² और r² है ना, ये बहुत काम का चीज़ है, k²/r², क्योंकि इसका वैल्यू पता है हम लोग को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होता है ना उसका कोएफिशिएंट ही k²/r² होता है। जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली mr² है, तो उसका k²/r² यानी इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रिंग के लिए ये k²/r² क्या हो जाएगा, ये याद रखना जरूरी है, k²/r², आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 1। डिस्क, सर्कुलर डिस्क का ये k²/r² 1/2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। फिर सॉलिड स्फीयर का पूछेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं पूछ रहे हैं, k² नहीं, पूरे का वैल्यू k²/r², इकट्ठे इसका वैल्यू। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², तो इसका k²/r² का वैल्यू होगा 2/5। वैसे ही हॉलो का होता है, हॉलो स्फीयर का क्या होता है 2/3 mr², तो 2/3 खाली लिख देना है, यानी जो कोएफिशिएंट वाला टर्म है वही k²/r² होता है। तो इस फार्मूला को k²/r² बनाने से ये फ़ायदा है कि हम लोग एक बार फार्मूला बना लेंगे, और किसी भी बॉडी के लिए पूछेगा, सिलेंडर के लिए, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, स्फीयर के लिए, तो सब में खाली k²/r² चेंज करते जाएंगे, बाकी सब सेम रखेंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा 12 mv², दोनों में mv² कॉमन ले लिए। इसमें भी देखिए 12 यहाँ है ना, और v² है और m भी है, तो ये कॉमन ले लिए। तो इसमें बच क्या गया, इसका वाला 1 आया और दूसरे का आ गया k²/r²।
तो ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से डिराइव हुआ है। तो अब से टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा रोलिंग बॉडी का, रोटेटिंग का नहीं, ट्रांसलेटिंग का नहीं, रोलिंग बॉडी का, वो होगा हाफ mv², जहाँ ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी v, ब्रैकेट में 1 + k²/r²। ये फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का। हाँ, तो ये फॉर्मूला डिराइव खाली स्फीयर के लिए किए हैं, लेकिन सबके लिए वैलिड है। k²/r² खाली चेंज करते रहना है। तो ये हॉलो आए, सॉलिड, स्फीयर आए, डिस्क आए, रिंग आए, सबके लिए ये वैलिड है फॉर्मूला। इस फार्मूला में जो टर्म है उसको लिखना है। ये v जो है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखनी है, और ये m बॉडी का मास, और ये k²/r²। तो हम इधर साइड में देखिए सबका लिख ही दिए हैं k²/r² का वैल्यू। अभी 3 फार्मूला एक साथ मैं लिख रहा हूँ, याद रखना है आपको। फार्मूला नंबर 1, फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, अगर कोई बॉडी रोलिंग भी कर रहा है फिर भी क्वेश्चन में पूछ दिया कि आप उसका टोटल मत बताइए, खाली का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बताइए, तो आपको लिखना है हाफ बॉडी का मास और उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो भी है उसका स्क्वायर, हाफ mv² लिख देना है। दूसरा, अगर पूछा है कि पूरे बॉडी का हमको नहीं चाहिए नेट वेलोसिटी, हमको खाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था। दूसरे में पूछेगा कि हमको खाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, टोटल नहीं, तो आपको लिखना है हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के और उस बॉडी के ओमेगा का स्क्वायर कर देना है। तीसरा क्वेश्चन में पूछेगा कि हमको अलग अलग नहीं चाहिए ट्रांसलेशनल रोटेशनल, टोटल चाहिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो दोनों का सम किए थे तो वो करने पे आया था हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + k²/r², इतना आया था फॉर्मूला। फिर कभी कभी क्वेश्चन में रेशियो भी पूछता है कि ट्रांसलेशनल और पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, तो ये निकाल लीजिए पहले क्वेश्चन में, फिर ये पता कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ट्रांसलेशनल बाई टोटल का भी रेशियो पूछेगा तो कोई खास बात नहीं है, हो जाएगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन, यानी कि रोलिंग मोशन में कैसे हम लोग लिखेंगे। कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन को CRTM भी बोलते हैं, मतलब कंबाइन हो रहा है एक साथ। कौन कौन एक साथ हो रहा है, रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी दोनों, तो उसको शॉर्ट में CRTM भी लिखते हैं। तो एक बॉडी का हमको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एक वैसे ही सर्कुलर डिस्क जैसा कोई ले लिए ऑब्जेक्ट, और इसका हमको ये मान लेते हैं आगे VCM से जा रहा है, साथ में ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, यानी ये रोलिंग करते हुए जा रहा है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो वो किसी पॉइंट के अबाउट होगा, वो पूछेगा कि इस पॉइंट के अबाउट बताइए, पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। तो अभी के लिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे ये P पॉइंट लिख दे रहे हैं, P पॉइंट के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L होता है, और पूछा है कि LP बताइए कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट P। तो रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं रोलिंग बॉडी का, तो 2 फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का हम लोग पहले से पढ़े हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का 2 पढ़े थे, एक हाफ mv², एक हाफ I⍵²। वैसे इसका भी एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, mvr फार्मूला पढ़े हैं, और दूसरा पढ़े हैं I⍵। दूसरा फार्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का, I⍵। तो इन दोनों का सम अभी टोटल होने वाला है। तो अभी इसमें m क्या लेना है, पूरे बॉडी का मास लेना है, जो सर्कुलर डिस्क है उसका मास लेंगे, और v क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, कितने स्पीड से ये सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, और r तो रेडियस हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिख दिए, हम मान रहे हैं कि इसका सेंटर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल वाला लिख दिए mvr ही तो होता है, प्लस रोटेशन वाला, अगर ये प्योर रोटेट करता अपने सेंटर के अबाउट तो उसमें एंगुलर मोमेंटम सिर्फ I⍵ होता। तो प्योर रोटेशन के लिए I किसके अबाउट लिखना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट और ओमेगा। तो इन दोनों का सम ही नेट एंगुलर मोमेंटम इसका होगा, मतलब ट्रांसलेशनल के लिए अलग लिखना है और प्योर रोटेशन के लिए अलग लिखना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि R क्या है। देखिए ये R जो इसमें है ना, वो ऐसे टेढ़ा वाला डिस्टेंस नहीं है, ये R जब एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है।
तो ये आर परपेंडिकुलर लेना है, या तो वी परपेंडिकुलर लीजिए आर पे या आर परपेंडिकुलर लीजिए वी पे। तो इसकी वी इस तरफ है तो इस लाइन को एक्सटेंड किया जाता है आगे और पीछे, और इस पी पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करने वाले को नहीं बोलना है, मुझे आर परपेंडिकुलर चाहिए, यानी ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस इसका खुद का क्या है, रेडियस ही है। तो इस आर के जगह पर क्या लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस गैप बिटवीन line along which body is moving, its center of mass is moving, any velocity along which this center of mass is moving, and point about which we are interested to find its angular momentum। इस पॉइंट से उस लाइन पे जिधर की तरफ मूव कर रहा है 90 डिग्री लेना है, और इसको आर परपेंडिकुलर लिखना होता है। तो जो एम वी आर है उसमें एम वी तो लिख देंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, और आर को लेंगे 90 डिग्री पे, जो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे हो। तो एम वी आर प्लस आई ओमेगा, इन दोनों का सम हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये पूरा इतना था। अगर ग्राउंड पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोलिंग मोशन हो रहा है तो इतने तरह का क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है। अब हम लोग सीखेंगे रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन।